Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover audit committee under section 77. Okay, so first question is that audit committee क्या करती है? ऑडिट कमिटी का काम क्या है? ओके, अब देखो, एक ऑडिटर, एक कंपनी में क्या है, ऑडिटर की क्या पड़ती जरूरत पड़ती है, तो उसमें ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकमेंड कौन करता है? अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकमेंड करता है, ऑडिट कमिटी करती है। ओके, और भी काम करती है, लाइक रिव्यू करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्क्रूटनी, इंटर कॉर्पोरेट लोन को स्क्रूटनी करना एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, so there are many responsibilities which is given to audit committee. Okay, so first I am going to cover formation of audit committee. देखो, formation of audit committee क्या है? एवरी लिस्टेड कंपनी, और एवरी लिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमेटी की जरूरत पड़ती है। उनसे जो भी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, यानी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है ना, उसी को बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो क्या है? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड ऑल पब्लिक कंपनी। और क्या है? एवरी लिस्टेड कंपनी में क्या, एवरी लिस्टेड कंपनी में एक ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ती है। ओके, और उसके बाद है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है? ऑल पब्लिक कंपनी। अब उसमें कुछ कंडीशन है। अब पब्लिक कंपनी कौन कौन सी पब्लिक कंपनीज में ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने की और फॉर्मेशन करने की जरूरत है पड़ती है? और देखो, कौन सी? पीएससी, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी? 10 करोड़ और मोर। जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 करोड़ हो या मोर हो। और दूसरा क्या है? दूसरी कंडीशन टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ और मोर। ठीक है, अगर टर्नओवर भी 100 करोड़ और मोर है, तब भी एक पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, और उसके बाद क्या है? अदर आउटस्टैंडिंग क्या? बोरोइंग्स, डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स, आउटस्टैंडिंग लोन। अगर कितने से ज्यादा है, 50 करोड़ और मोर से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो उसे और उस पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ेगा? ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ओके, अब देखो, क्या था पहली कंडीशन? क्या था? पहला क्या था? एवरी लिस्टेड कंपनी के अंदर, और उसका क्या है? एवरी लिस्टेड कंपनी का रूल नंबर 6 में और अदर क्लास ऑफ कंपनी कौन सी आ गई उसमें? ऑल पब्लिक कंपनी, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो? 10 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर, डिपॉजिट्स, ये कितने होने चाहिए? 50 करोड़ और मोर होने चाहिए। और कब? लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट ऑडिटेड जो उसके प्रीवियस ईयर में जो स्टेट ऑडिट की गई, उसमें जो उसकी क्या होनी चाहिए? उसमें ये कंडीशन ये होनी चाहिए, टर्नओवर, पीएससी और वो डिपॉजिट्स, आउटस्टैंडिंग लोन, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अब उसके बाद क्या है? कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी। कंपोजिशन का मतलब इसमें कितने मेंबर्स होंगे? यानी अब देखो, इसका सेक्शन है सेक्शन 177 सबसेक्शन 2। इसमें क्या है? द ऑडिट कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ मिनिमम 3 डायरेक्टर। उसमें कितने, एक ऑडिट कमिटी में कितने मिनिमम कितने होने चाहिए? 3 डायरेक्टर होने चाहिए। ओके, और क्या? विद द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग अ मेजोरिटी। अब विद द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग अ मेजोरिटी का मतलब क्या है? देखो, जैसे एक ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की है, उसमें कितने डायरेक्टर हैं? 3 हैं, तो उसमें मेजोरिटी में मैक्सिमम कम, ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने, मतलब 3 में से आउट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अगर एक ऑडिट कमिटी में 7 डायरेक्टर को क्या कर दिया? अपॉइंट किया उस ऑडिट कमिटी के लिए, तो उसमें कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने? 4 होने चाहिए, मेजोरिटी में होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मतलब। और क्या? प्रोवाइडेड दैट मेजोरिटी ऑफ नंबर ऑफ ऑडिट कमिटी इंक्लूडिंग इट्स चेयरपर्सन shall be फाइनेंशियल लिटरेट। अब क्या लिखा? प्रोवाइड दैट मेजोरिटी ऑफ नंबर ऑफ ऑडिट कमिटी इंक्लूडिंग इट्स चेयरपर्सन शैल बी पर्सन फाइनेंशियली लिटरेट। अब इसका मतलब क्या? फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट
की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब वो उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सके। ठीक है, जो चेयरपर्सन होगा उसका ऑडिट कमेटी का, वो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कम से कम कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सके। ओके, और क्या लिखा, नोट में क्या देखो, पॉइंट 2, जो पॉइंट 2 है, इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी। पॉइंट 2 कौन सा था, विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग अ मेजोरिटी, ये वाला सेक्शन 8 कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिट कमेटी की। अब पहले बार रिवाइज करो, क्या कंपोजिशन में मिनिमम कितने 3 डायरेक्टर होने चाहिए और मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और क्या है, चेयरपर्सन शैल बी पर्सन हु अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजिली। ओके, अंडरस्टैंडिंग उनकी उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो समझ सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से। ओके, और क्या है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 में है। क्या लिखा, फर्स्ट क्या है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। अब क्या लिखा, ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहली रिकमेंड करेगी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और रेम्यूनरेशन, और उसके बाद टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, उसकी अपॉइंटमेंट किसे ऑडिटर बनाना चाहिए, और क्या है उसकी रेम्यूनरेशन क्या होगी, और उसके रिगार्डिंग क्या टर्म्स क्या होगी अपॉइंटमेंट करने की। ठीक है, फर्स्ट। और दूसरा क्या, रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस। और सर रिव्यू करना, मॉनिटर करना एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट को, परफॉर्मेंस और उसकी इफेक्टिवनेस एंड ऑडिट प्रोसेस को। ठीक है, उसकी ऑडिट प्रोसेस, उसकी परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस को क्या करना, रिव्यू करना, मॉनिटर करना, किसके थ्रू, ऑडिट कमेटी के थ्रू। ऑडिट कमेटी करती है ये काम। ठीक है, और उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, और क्या करना, एग्जामिन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट को। अब ये एग्जामिन कब करती है ऑडिट कमेटी, बिफोर बोर्ड मीटिंग में जाने से पहले क्या करती है, एग्जामिन करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है। ओके, और उसके बाद क्या है, अप्रूवल और एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी। अब इसमें क्या, अप्रूवल और सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन कुछ करनी है किसके रिगार्डिंग, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होता है, इसका एक पूरा सेक्शन है, वो मैं डिफरेंट क्लास में कवर कराऊंगा। ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ओके, और इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या, स्क्रूटनी इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट। स्क्रूटनी करना इंटर कॉर्पोरेट लोन, ये किसमें, सेक्शन 186 में। स्क्रूटनी इंटर कॉर्पोरेट का मतलब, इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट का मतलब कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से क्या लोन लेती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसकी स्क्रूटनी करना, उसे चेक करना। ओके, और दूसरा क्या है, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और असेट्स ऑफ कंपनी। क्या है, वैल्यूएशन करना किसी अंडरटेकिंग और असेट्स ऑफ कंपनी व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। और ऑडिट कमेटी क्या करती है, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग करती है, ऑफ अंडरटेकिंग। अगर कोई अंडरटेकिंग है उसकी वैल्यूएशन करेगी, और क्या असेट्स ऑफ कंपनी की व्हेनेवर इट इज नेसेसरी, जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, और उसके बाद क्या लिखा, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्या इवैल्यूएशन करती है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम को और रिस्क मैनेजमेंट को, जो उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल से रिलेटेड, उन्हें क्या करती है, ये इवेल्युएट करती है। उसमें कोई रिस्क मैनेजमेंट, अगर कोई मैनेजमेंट कोई रिस्क है तो उसे क्या करेगी, इवेल्युएट करेगी। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड रेज थ्रू पब्लिक ऑफर्स एंड रिलेटेड मैटर। अब मॉनिटर करती है किसे, जो पब्लिक इशू से फंड को रेज किया है, उसका एंड यूज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा मैनेजमेंट में, कंपनी के अंदर। ठीक है, अब ठीक है, उसके बाद क्या है, ये क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ओके, क्या था इसमें, मॉनिटर एंड यूज ऑफ फंड रेज थ्रू पब्लिक ऑफर और रिलेटेड मैटर। कोई भी फंड रेज किया गया पब्लिक ऑफर से, पब्लिक को इशू, शेयर्स, एनी बॉन्ड, डिवेंचर, एनीथिंग। ओके, और वो जो फंड रेज हुआ है उसका सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड यूज ऑफ फंड। एंड यूज ऑफ फंड का मतलब उसका सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
उसे क्या करना, इवेल्युएट करना, ठीक है, मॉनिटर करना एंड यूज ऑफ फंड का। ओके, तो ये क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। और इसके बाद इसे वीडियो पॉज करो, इसे लिखो। ये तो सिर्फ ये एक तरह के क्या है, नोट्स हैं। ये आपको एग्जाम से पहले काम आएंगे, आपको क्या करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। ओके, रिवाइज करने के लिए काम आएंगे एंड में। वीडियो पॉज करो, अच्छे से लिखो इसे जल्दी से। अब एक बार बुक से भी देख लेते हैं, स्टडी नोट्स से। ओके, तो क्या लिखा है, ऑडिट कमिटी सेक्शन 177, सेक्शन 177 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ऑडिट कमिटी अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑडिट कमिटी एंड ऑडिट कमिटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ऑडिट कमिटी किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। ओके, और क्या लिखा, एवरी लिस्टेड कंपनी सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब। जब भी एज में बी प्रिस्क्राइब वर्ड आता है तो इसका मतलब है उसका जो प्रोविजन है किसमें बताया गया है, उसके रिलेटेड थिंग रूल्स में। ओके, जब भी क्या है, एज में प्रिस्क्राइब, इसका मतलब उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो किसमें, रूल्स में है। ठीक है, एज में प्रिस्क्राइब का मतलब है रूल्स में दी हुई डिटेल्स उसकी। अब देखो लिखा ना बी, रूल नंबर 6 ऑफ कंपनी मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर रूल 2014 है प्रिस्क्राइब दैट द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी दैट शैल कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी। और कौन सी क्लास ऑफ कंपनी, ऑल पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, ये मैंने पहले बता दिया। और उसके बाद क्या है, ऑल पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 100 करोड़ रुपी और मोर, और पेड टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़ और मोर होनी चाहिए। और उसके बाद ऑल पब्लिक कंपनी हैविंग aggregate outstanding loans and borrowing, debenture and deposit exceeding 5 crore or more। 100 करोड़, 10 करोड़ पेड शेयर कैपिटल, टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़। और उसके बाद 50 करोड़ क्या होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, डिपॉजिट्स, लोन्स। ओके, और क्या लिखा इसमें, अब देखो कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 177 द ऑडिट कमिटी शैल कंसिस्ट a minimum director with the independent director forming a majority। अब मैंने मेजोरिटी का मतलब भी समझा दिया था उस टाइम। ओके, दैट टाइम कितने मेंबर चाहिए, कितने डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए विद द मेजोरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, और उसके बाद क्या लिखा, प्रोवाइडेड दैट द मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी इंक्लूडिंग इट्स चेयरपर्सन शैल बी पर्सन with ability to read and understand the financial statement। ये था ना, देखो फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए। तो क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग किस चीज की होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए कि वो रीड कर सके और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सके। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट कमिटी अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 177। इसमें एवरी ऑडिट कमिटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स रेफरेंस स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑडिट कमिटी किसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या स्पेसिफाइड कर रखे हैं इन राइटिंग में, विच शैल इंटर आलिया इंक्लूड। और उसमें जो चीजें इंक्लूड कर रखी हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, वही काम कर सकती है ऑडिट कमिटी से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेगी उसे करने के लिए। ठीक है, अब उसमें क्या है, देखो पहला रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ओके, और उसकी टर्म्स और क्या ऑफ द कंपनी। अब क्या रिम्यूनरेशन और अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ये कौन डिसाइड करेगा, ऑडिट कमिटी करती है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, और इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी दिस इज नॉट अप्लीकेबल। ओके, ये सब्स्टिट्यूट है, ये प्रोविजन ये वाला रिकमेंडेशन वाला, अपॉइंटमेंट और रिकमेंडेशन और रिम्यूनरेशन एंड टर्म, ये क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया किसने, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें ये अप्लीकेबल नहीं होगा पॉइंट। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है,
रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस, और रिव्यू करना और मॉनिटर करना किसकी, ऑडिटर इंडिपेंडेंस और परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस, ओके, और ऑडिट प्रोसेस। और उसके बाद करेगा एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट, एग्जामिन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और फाइनेंशियल रिपोर्ट को, ऑडिटर रिपोर्ट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट को एग्जामिन करना। ये ऑडिटर का क्या है, ये ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, ओके। और करेगा अप्रूवल और एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ एनी कंपनी विद रिलेटेड पार्टी, और कोई रिलेटेड पार्टी के साथ कुछ ऐसा काम है जिसमें कि अप्रूवल किसको, अप्रूवल भी देगा, कौन देगा, ऑडिट कमेटी, और सब्सिक्वेंट कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो मॉडिफिकेशन करेगी, ठीक है, ऑडिट कमेटी करेगी। और उसके बाद क्या है, स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इंटर कॉर्पोरेट मतलब दूसरी कंपनी को लोन दिया और उसमें इन्वेस्टमेंट की है तो उसको स्क्रूटनी करना, स्क्रूटनी का मतलब चेक करना, ओके। और उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और असेट्स, अगर कोई अंडरटेकिंग है और असेट्स की क्या करना, वैल्यूएशन करना, व्हेनेवर इट इज नेसेसरी, जब भी इसकी जरूरत पड़ती है तब कौन करेगा इसको, ऑडिट कमेटी करेगी वैल्यूएशन, ओके। और उसके बाद क्या है, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट, और क्या, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इवेल्युएट करेगी इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम को और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को, ओके। और क्या उसके बाद लिखा है, मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड, जो मॉनिटर करेगी किसे, एंड यूज ऑफ फंड, जो पब्लिक को इशू करके रेज किया है फंड, पब्लिक को क्या इशू किया होगा, सेल्स किए होंगे ऑफकोर्स, तभी तो रेज हुआ होगा फंड। और जो फंड आया है उसका सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका क्या करना है, मॉनिटर करना, ओके। और उसके बाद क्या लिखा है, रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट कमिटी, ऑडिटर का रोल क्या है इन ऑडिट कमिटी में, ऑडिट, रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट कमिटी, ओके। इसका क्या है, सेक्शन क्या होता है, सेक्शन 177 सबसेक्शन 5 है। देखो क्या लिखा है इसमें, कॉल फॉर कमेंट ऑफ द ऑडिटर अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे कमेंट कर सकती है, कैसा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, कौन करेगा, ये ऑडिटर करेगा, ऑडिटर ऑफ द ऑडिट कमिटी। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करेगा, कमेंट करेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का है, ओके। उसके बाद स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑडिटर, स्कोप बताएगा ऑडिट का और इंक्लूड द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑडिटर्स, ओके। उसके बाद क्या, रिव्यू करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड, ये मैंने पहले बताया था ना, क्या लिखा है इसमें, रिव्यू करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिफोर सबमिट टू बोर्ड, बोर्ड को सबमिट करने से पहले क्या करेगा, रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर, ओके। इसका क्या लिखा, बी में डिस्कस एनी रिलेटेड इशू विद द इंटरनल और स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर कोई इशू है किसमें, रिलेटेड टू इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स में, देन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में कोई इशू आ रहा है तो उससे क्या करेगा, ये रिलेटेड डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा, राइट टू बी हर्ड इन द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमिटी, राइट टू बी हर्ड इन द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 177 क्लाउज 7, द ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड की मैनेजर पर्सोनल हैव right to heard the meeting of the audit committee when it considered to auditor report but shall not have right to vote। अब क्या, अब right to be heard in the meeting of audit committee, अब क्या है, right to heard, ये क्या है, right का क्या है, heard, ये सिर्फ सुन सकती है बट ये वोट नहीं कर सकती, कब, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही हो, ओके। उसमें की मैनेजर पर्सोनल shall have right to heard in the meeting, ओके। और उसके बाद क्या है, पेनल्टी क्या है इसमें, देखो पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन का सेक्शन है 177 सेक्शन 177 सबसेक्शन 8, ओके। देखो क्या है, कंपनी सेल है पनिशेबल विद द फाइन विच सेल नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज, कितनी पेनल्टी, कितनी 1 लाख रुपीज तक की है, बट विच में एक्सटेंड 5 लाख रुपीज, ओके, कंपनी के ऊपर। एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी डिफॉल्ट सेल्फ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड 1 ईयर विद द फाइन विच शैल नॉट लेस देन 25,000,
रुपी बट विच में स्टैंड टू 1 लाख रुपी विद बोथ और विद बोथ दोनों भी हो सकता है। क्या 1 साल की जेल भी हो सकती है और क्या हो सकता है 25 मिनिमम 25,000 आई मीन 25,000 और वो स्टैंड हो सकती है 1 लाख और बोथ इम्प्रिजनमेंट और क्या पेनल्टी दोनों। ओके और उसके बाद क्या है और ये विद बोथ और ये बेजल मैकेनिज्म में सेम एप्लीकेबल है। अब बेजल मैकेनिज्म का वो भी अभी डिस्कस करूंगा। ओके अब देखो क्या था कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी लग सकती है 1 लाख मिनिमम और मैक्सिमम कितनी स्टैंड हो सकती है 5 लाख और इन केस ऑफ ऑफिसर ऑफ द कंपनी तो उस पर कितना है 1 ईयर तक की जेल हो सकती है और 25 25,000 रुपीज का क्या लगेगी पेनल्टी लगेगी और बीच में स्टैंड अप टू 1 लाख रुपीज और बोथ विद बोथ। ओके तो ये थी पेनल्टी। अब इसके बाद बेजल मैकेनिज्म कवर कराऊंगा। ओके नाउ अब बेजल मैकेनिज्म की बात करते हैं। बेजल मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 177 सबसेक्शन 9। अब बेजल मैकेनिज्म होता क्या है देखो ध्यान से सुनना। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है देखो क्या है ये कंपनी है इसमें कंपनी में कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ठीक है इसमें है राम श्याम ओके और क्या है अजय और भी ले लेता हूं विजय। ओके इसमें से क्या है जैसे अजय ये कुछ काम क्या गलत काम कर रहा है कंपनी में ठीक है जिससे क्या है विच इज अगेंस्ट कंपनी जो कंपनी के इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है ठीक है ऐसा कोई काम कर रहा है वो। तो अगर अब राम को पता चल जाता है उसके बारे में उसके ट्रुथ पता चल जाता है कि वो कंपनी में क्या कर रहा है क्या गड़बड़ कर रहा है ठीक है। अब राम क्या करेगा राम इसकी इंफॉर्मेशन क्या करेगा राम क्या करेगा इसके बारे में क्या डिस्क्लोज करना चाहेगा अब डिस्क्लोज करेगा तो किसे करेगा तो उसी के लिए क्या है क्या फॉर्म की गई है फॉर्मेशन ऑफ बेजल मैकेनिज्म फॉर्म की गई है। अगर कोई भी कंपनी के अंदर गलत काम कर रहा है तो उसकी क्या करना इंफॉर्मेशन देना उससे रिगार्डिंग तो उसके लिए बेजल मैकेनिज्म फॉर्म की गई और बेजल मैकेनिज्म किस कंपनी में एप्लीकेबल है। अब देखो क्या लिखा है फॉर्मेशन ऑफ बेजल मैकेनिज्म एवरी लिस्टेड कंपनी और इसका क्या है सच अदर क्लासेस ऑफ कंपनी और सच अदर क्लासेस ऑफ कंपनी कौन सी जो रूल नंबर 7 में प्रिस्क्राइब्ड है। अच्छा कौन सी है ऑल कंपनी विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और जो भी कंपनी है जो पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर बेजल मैकेनिज्म एप्लीकेबल है उसे बेजल मैकेनिज्म फॉर्म करना पड़ेगा। ओके और उसके बाद क्या है द कंपनी विच हैव बोरोड मनी फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक ऐसी कंपनी जिसने क्या है बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो किया है कितना किया इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़ रुपीज अगर 50 करोड़ से ज्यादा किससे बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो इन्हें बेजल मैकेनिज्म की फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके इन्हें बेजल मैकेनिज्म फॉर्मेशन करनी पड़ेगी और उसमें क्या है पर्पस ऑफ बेजल मैकेनिज्म पर्पस क्या है किसके लिए फॉर डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय अगर कोई डायरेक्टर और एम्प्लॉय को क्या करना है इंफॉर्मेशन देनी है बताना है किसी के बारे में कि ये गलत काम कर रहा है तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी है सेफ गार्ड देखो क्या है फॉर डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय और इसमें कोई शेयर होल्डर नहीं आ सकता है सिर्फ किसके लिए है सिर्फ है डायरेक्टर के लिए और कंपनी के लिए। अगर कोई शेयर होल्डर को पता चलता है तो वो इस सेक्शन का यूज नहीं कर सकता है सिर्फ ये किसके लिए डायरेक्टर के लिए और एम्प्लॉय के लिए ठीक है। यहाँ पर शेयर होल्डर से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। अगर उसे कुछ भी पता चलता है कोई भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी कोई गलत कर रहा है तो वो इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं है शेयर होल्डर सिर्फ डायरेक्टर और एम्प्लॉयज कवर्स हैं ठीक है। और उसका क्या है जेन्युइन कंसर्न और क्या जेन्युइन कंसर्न मतलब वो जो भी बता रहा है उसके बारे में जो भी डायरेक्टर है जो गलत कर रहा है वो जेन्युइन होना चाहिए। ओके और क्या है मैनर्स प्रिस्क्राइब्ड इन रूल नंबर 7 और मैनर्स भी किसमें प्रिस्क्राइब्ड है रूल नंबर 7 में कैसे इंफॉर्मेशन देनी है उसे
और क्या लिखा, विजिल मैकेनिज्म टू इंश्योर अ एडिक्वेट सेफगार्ड। और विजिल मैकेनिज्म क्या करता है, इंश्योर करता है क्या, सेफगार्ड, एडिक्वेट सेफगार्ड। सेफगार्ड का मतलब, इसका मतलब क्या है, जैसे अब इसने बोर्ड को इंफॉर्मेशन कर दी है और ऑडिट कमेटी, ये किसे इंफॉर्मेशन करेगा, ऑडिट कमेटी को, ऑडिट कमेटी को, ओके। और बाद में कहीं अगर इसे पता चल गया कि इसने किस अजय के बारे में ऑडिट कमेटी को किसे इन्फॉर्म किया है, अजय ने किया है, और ये बाद में अगर अजय को पता चल जाता है तो अजय कुछ भी कर सकता है उसके अगेंस्ट, है ना, वो उसे कंपनी से निकलवा भी सकता है, कुछ अदर एक्शन भी ले सकते हैं अजय के, किसके अगेंस्ट, राम के अगेंस्ट। तो क्या उसके लिए कुछ क्या, विजिल मैकेनिज्म टू इंश्योर एडिक्वेट सेफगार्ड, कुछ उसके लिए सेफगार्ड बना रखे हैं उसमें, क्या है, जिससे कि उसका कोई उसके साथ कुछ गलत ना हो, राम के साथ, ओके। तो इसका मतलब ये है, ओके। अब पहले इसे लिख लो, उसके बाद मैं प्रोविजन के उससे स्टडी मटेरियल से कवर करूंगा, लिखो जल्दी। अब देखो क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ विजिल मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 177 सबसेक्शन 9, विजिल मैकेनिज्म शैल बी फॉर्म्ड इन एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अदर सच अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी, रूल नंबर 7 ऑफ कंपनी मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, रूल 2014 हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी दैट शैल कॉन्स्टिट्यूट विजिल मैकेनिज्म। और किसे कॉन्स्टिट्यूट करना है विजिल मैकेनिज्म, द कंपनी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। और क्या है, द कंपनी विच है बोरोड मनी फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्रीगेट इन एक्सेस 50 करोड़ और मोर, ओके। दिस इज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस। और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विजिल मैकेनिज्म, ऑब्जेक्टिव क्या उसका, अब देखो क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर पर्पस दिया था ना वही ऑब्जेक्टिव है, क्या विजिल मैकेनिज्म शैल बी फाउंड फॉर डायरेक्टर एंड एम्प्लॉई टू रिपोर्ट जेन्युइन रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और उसका पहले इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब। अब मैंने क्या बताया, जब भी एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा है तो समझ क्या, उससे रिलेटेड प्रोविजन किसमें दिया हुआ है, रूल्स में, ओके। उसके बाद क्या लिखा है, विजिल मैकेनिज्म शैल प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ अ पर्सन। अब विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्सन क्या है, जो रिपोर्ट करता है, ठीक है, उसे बचाने के लिए, उसे सेव करने के लिए कुछ सेफगार्ड्स भी हैं, ठीक है। Who use such mechanism and make provision for direct access to the chairperson of the audit committee। और वो क्या है, डायरेक्ट make provision for direct access, और वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, किसके पास जा सकता है, चेयरपर्सन के पास जा सकता है, और ऑडिट कमेटी के। और उसके बाद क्या लिखा है, इन अप्रोप्रिएट और एक्सेप्शनल केसेस it is imperative for the company to disclose the detail of establishment vigil mechanism on the website of the company on a board's report, okay। It is imperative for the company to disclose the detail of the establishment of vigil mechanism on the website of the company on the board report। और क्या, it is imperative भी है, और ये क्या है, ये डिस्क्लोज कर सकते हैं विजिल मैकेनिज्म वहां पर वेबसाइट पर भी और बोर्ड रिपोर्ट में भी, ओके, इनके थ्रू भी। और क्या लिखा है, इसके बाद क्या है, इन एक्सेस में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, देखो, अकॉर्डिंग टू कंपनी मीटिंग और बोर्ड इट्स पावर रूल। अब इसमें दिया है जो बताते हैं, इसमें डिस्क्राइब है, इसके अंदर क्या क्या देखो, पर्सन हु यूज मैकेनिज्म, जो भी इसका मैकेनिज्म को यूज करता है, कोई एम्प्लॉई या डायरेक्टर, हु अवेल द विजिल मैकेनिज्म, ओके। तो इसमें ये लिखा है कि पर्सन हु यूज मैकेनिज्म मींस एम्प्लॉई एंड डायरेक्टर हु अवेल द विजिल मैकेनिज्म। द कंपनी विच आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी शैल ओवरसी द विजिल मैकेनिज्म थ्रू द कमिटी एंड इफ एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी हैव कंफ्लिक्ट। अगर कोई मेंबर ऑफ द कमिटी का कंफ्लिक्ट है, इसमें इन्वॉल्व है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का दिया था, तो इसमें ये क्या, अगर कोई कमिटी, ऑडिट कमिटी का ही मेंबर इसमें कंफ्लिक्ट है, ठीक है, तो वो ऑडिट कमेटी का मेंबर क्या है, उसमें से उसे हटा दिया जाएगा, उससे उस केस से। और जो बाकी रेस्ट के ऑडिट कमेटी में मेंबर्स हैं वो उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे और चेक करेंगे क्या क्या उसने गड़बड़ की है कंपनी के अंदर, ओके। तो ये लिखा है इसके अंदर, दे शुड रिक्यूज देमसेल्फ, एंड उसे रिक्यूज कर देंगे वहां से,
और वो खुद ही निकल जाएगा उस केस में। ओके, एंड द अदर्स ऑफ द कमिटी वुड डील विद द मैटर ऑन हैंड, और जो अदर मैटर और क्या अदर जो भी उसके मेंबर्स हैं ऑडिट कमेटी के वो डील करेंगे उस केस को। उसके बाद क्या है देखो, इन केस ऑफ अदर कंपनी का मतलब जिसमें ऑडिट कंपनी और ऑडिट कमेटी नहीं है, तो उस केस में क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल नॉमिनेट अ डायरेक्टर टू प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ विजिल मैकेनिज्म टू हुम अदर डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय में रिपोर्ट देयर कंसर्न। अब क्या, इन केस ऑफ अदर कंपनी का मतलब अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी फॉर्म नहीं है, तो उस केस में क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक क्या अपॉइंट करेगी एज ए प्ले रोल ऑफ ऑडिट कमेटी का, और उसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन होगी या रिपोर्ट करेगा। ओके, जो एम्प्लॉय और कोई अदर डायरेक्टर है, ठीक है, तो उसका करेगा द एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर हु अवेल विजिल मैकेनिज्म में है डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमिटी, और क्या एम्प्लॉय और ऑडिटर है और अवेल एनी विजिल मैकेनिज्म का अवेल करते हैं, तो डायरेक्ट किसके पास एक्सेस कर सकते हैं, चेयरपर्सन के पास, डायरेक्ट ऑडिट कमिटी के। ओके, और क्या लिखा इसमें, द डायरेक्टर नॉमिनेटेड टू प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी एज द केस में बी एक्सेप्शनल केसेस। और क्या डायरेक्टर नॉमिनेट भी किया जा सकता है क्या, द डायरेक्टर नॉमिनेटेड टू प्ले, और जो डायरेक्टर नॉमिनेटेड टू प्ले जो ऑडिट कमेटी, जो जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल नहीं हो रही है, उस केस में क्या है, उसमें पता है ना सी पॉइंट में, तो उसमें जो ऑडिट कमेटी का जो रोल प्ले करेगी, तो उसके पास भी एक्सेप्शनल केस में डायरेक्ट और कोई भी विक्टिमाइजेशन है वो डायरेक्ट जा सकता है। ओके, उसके बाद इन केस ऑफ रिपीटेड फ्रीवोलस कंप्लेंट्स बीइंग फिल्ड बाय अ डायरेक्टर और एम्प्लॉय, द ऑडिट कमिटी और अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड और प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी में टेक सुटेबल एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न डायरेक्टर और एम्प्लॉय इंक्लूडिंग रिप्रीमेंड। ओके, अगर क्या है, कोई इन केस ऑफ क्या है, कोई लगातार कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, उसके कंप्लेंट कर रहा है बीइंग फील्ड डायरेक्टर और एम्प्लॉय किसके पास, ऑडिट कमिटी के पास, और क्या है, और डायरेक्टर अपॉइंटेड एज ए प्ले रोल ऑफ ऑडिट कमिटी उसके पास, बट द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी में टेक ओके वो सुटेबल एक्शंस भी ले सकती है अगेंस्ट द कंसर्न डायरेक्टर एम्प्लॉय इंक्लूडिंग रिप्रीमेंड, उनके खिलाफ क्या कर सकती है, अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। कौन, चेयरपर्सन और कौन, एनी डायरेक्टर हु अपॉइंट एज ए प्ले रोल ऑफ ऑडिट कमिटी का। ओके, और क्या पेनल्टी वही वाली पेनल्टी आएगी जो सेक्शन 177 और सब सेक्शन 8 में एप्लीकेबल है। कौन कौन सी, अगर कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी लगी, कितनी है, मिनिमम 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, और इन केस ऑफ एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो है 1 ईयर तक की क्या जेल हो सकती है, और उसके बाद क्या है 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है, और विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। ओके, और बोथ। तो ये था आपका विजिल मैकेनिज्म खत्म हो गया, ऑडिट कमेटी भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद न्यू प्रोविजन। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।